पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे कि शूद्र जिस रास्ते से जाए उसके पैर का निशान मिटता जाए, उस पर ऊंची जात के लोगों का पैर न पड़े, अन्यथा वो अपवित्र हो जाता था। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों को सत्ता शासन में सर्वेगीदार बनने और साथ ही साथ पढ़ने लिखने और कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी अंग्रेजों ने जारी किया। तालाबों में, नदियों में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन अगर शूद्र समाज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है, इंसान है, तो वो पानी नहीं पी सकता था। हमें आज भी नीच और अधम कहने का दुस्साहस करती है। यदि संविधान लागू होने के बाद भी इस प्रकार के जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कैंसर अभी भी समाज और देश में व्याप्त है। आप सब जानते हैं कि ज्योतिबा फुले जी वर्तमान भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर था। यहां तक कि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाने वाले लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। उनके साथ हैवानियत का व्यवहार किया जाता था। भूखे, नंगे, फटे हाथ रहने के लिए मजबूर थे। यहां तक कि धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से इन्हें वंचित किया गया था। नारी शूद्रो नधियता, उस परिवेश में देश की समस्त स्त्रियों और समूचे शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो दौर ऐसा काला दिन का दौर था जब शूद्र समाज के लोगों को अपने गले में घंटी और हाड़ी लटकानी पड़ती थी, जिससे कि कोई राह चलते यदि कहीं थूकने की आवश्यकता हो तो अपने हाड़ी में थूके, सड़क पर न थूके, नहीं तो ऊंची जात के लोग अपवित्र हो जाते थे। कमर में पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे कि शूद्र जिस रास्ते से जाए उसके पैर का निशान मिटता जाए, उस पर ऊंची जात के लोगों का पैर न पड़े, अन्यथा वो अपवित्र हो जाता था। ऐसे ही परिदृश्य में घंटी कमर की इसलिए बजानी पड़ती थी जिससे कि जिस रास्ते से शूद्र समाज जाए ऊंची जात के लोगों को एहसास हो जाए कि इधर से कोई शूद्र समाज का व्यक्ति जा रहा है, वो रास्ते से हट जाए, अन्यथा शूद्र समाज की परछाई उस पर पड़ने का डर और अपवित्र होने का डर था। ऐसे ही दौर में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस भेदभाव मूलक समाज को खत्म करने का संकल्प लिया। यद्यपि बहुत से झंझावात उनको झेलने पड़े, उनको यथार्थवादी ताकतों ने उनके पिताजी से और परिवार से भी अलग कर दिया। दर दर ठोकने खाने की नौबत भी आई। और साथ ही साथ मैं सावित्रीबाई फुले जी, जो उनके संकट के दौर में परछाई की तरह रात दिन लगी रहती थी, उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी के संघर्ष में वो कहीं ना कहीं एक सदैव शक्ति प्रदान करने के रूप में, ताकत के रूप में खड़ी रहती थी। ज्योतिबा फुले जी ने यद्यपि उस समय मिडिल तक की पढ़ाई की, मराठी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता भी थे, हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और उस समय
इन तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई बार अंग्रेजी हुकूमत से उनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और जब जब अंग्रेजों के साथ उनकी बैठक हुई, भारतीय सामाजिक परिवेश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो घिनौना स्वरूप था उसको भी प्रस्तुत किए और विशेष रूप से उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में शूद्र समाज के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था, पशुवत व्यवहार किया जाता था, हैवानियत सा सलूक किया जाता था, उनकी आप बीती भी मजबूती के साथ बात को रखते थे और उसी का नतीजा हुआ कि उनकी बातों को ध्यान में रख करके अंग्रेजी हुकूमत ने आगे चलकर इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, शुद्ध समाज को भी स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। स्त्री शिक्षा के स्कूल की शुरुआत 1848 में पूना में ज्योतिबा फुले जी ने पहला महिला विद्यालय के रूप में स्थापित किया और यही नहीं, तत्कालीन परिवेश में और भी समाज सुधारक पैदा हुए जिसमें राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास और मेहनत से सती प्रथा का भी खत्म हुआ। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सत्ता शासन में सहभागीदार बनने और साथ ही साथ पढ़ने लिखने और कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी अंग्रेजों ने जारी किया। इसके साथ ही साथ ऐसे ही प्रदेश में उनके पच्चीनों पर चलते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था भी अपने सरकार में की और उसी परिदृश्य में ज्योतिबा फुले जी के अंतिम समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव का भी प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानने बूझने लायक हुए तो उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक गुरु ज्योतिबा फुले को मान करके उस सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हमारे तमाम महापुरुषों ने जो तमाम समाज को सम्मान, स्वाभिमान, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस कराने के लिए संघर्ष किया, उसी का नतीजा हुआ कि एक एक करके सारे हक, हकूक, अधिकार अंग्रेजी हुकूमत शासनादेश के माध्यम से इस दबे पिले पीड़ित शोषित समाज को देने का काम किया। आगे चल करके जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, तमाम अमरवीर सपूतों, शहीदों के बलिदान, त्याग, संघर्ष से सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ, संपूर्ण राष्ट्र भारत बना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का मौका मिला, उनकी मसविदा कमेटी के सारे साथियों के साथ लंबा बातचीत करके, राय विमर्श करके अंतिम रूप से जो संविधान का रूप दिया उसे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा और जिसमें सामाजिक क्रांति के महापुरुषों के द्वारा संघर्ष किए गए तमाम करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना के साथ साथ धन, धरती, शिक्षा, सम्मान और शूद्रों पढ़ने लिखने का अधिकार, सम्मान स्वाभिमान के साथ रहने का अवसर, समता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में सबको मिले। आज इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत हम वर्तमान में सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर पा रहे हैं। यही नहीं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने का भी अवसर भारतीय संविधान के रूप में आज हमें मिल रहा है। ऐसे अवसर पर स्वाभाविक रूप से जब हम उनका जन्मदिन मनाते हैं तो उस अतीत को भी पूजने का अवसर मिलता है जबकि हम अपने उन बुरे दिनों को याद करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम इंसान जरूर थे
लेकिन इंसान के रूप में जीने का हक नहीं था। जिस उस समय तालाबों में, नदियों में जानवर पानी पी सकते थे, सुअर, गधे, घोड़े, बकरी, गाय, भैंस, चिड़िया यानी कबूतर, उल्लू, गीज, कौवे, चील आदि सब पानी पी सकते थे। लेकिन अगर शूद्र समाज में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है, इंसान है, तो वो पानी नहीं पी सकता था। इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने बहुत से आंदोलन किए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन्हीं फुले जी के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी अवसर कि लोगों को पानी पीने के लिए भी आंदोलन करने पड़े, महार आंदोलन इसका एक जीता जागता नमूना है। तो स्वाभाविक रूप से जब आज हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें केवल पुष्पांजलि करके, फूल चढ़ा करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके ही इसकी इतिश्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके संघर्षों को भी स्मरण कर उससे हमें पाठ सीखकर आगे आने वाले समय में जो आज सामाजिक प्रीतियां हैं, भेदभाव है, आज संप्रभु राष्ट्र भारत बनने के बाद अपना संविधान होने के बावजूद भी जब जातवादी ताकतें हमें हीन भावना से देखती हैं, हमें आज भी नीच और अधम कहने का दुस्साहस करती है, यहां तक कि आज भी हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, विद्वान हो, विद्वानों में भी विद्वान, अति विद्वान हो, पारंगत हो, फिर भी आज भी कुछ ऐसे वर्ग विशेष के लोग हमें सम्मान देने के पक्षधर में नहीं है। आज भी कुछ लोग महिलाओं को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना अपना धर्म मानते हैं। ये क्या विडंबना है, जिस देश में हम यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कहते हो, उसी देश में आज भी कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग महिलाओं को, स्त्रियों को, नारी समाज को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने के पक्षधर हैं। यही नहीं, जहां आज भारतीय संविधान इस बात की स्पष्ट निर्देश देता हो कि हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद कुछ लोग धर्म की दुहाई दे करके आज हमें जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने से हिचकिचाते नहीं है। आज भी इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को शूद्र कह करके अपमानित करने में वो बहुत ही अपने को गौरवान्वित समझते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि संविधान लागू होने के बाद भी इस प्रकार के जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कैंसर अभी भी समाज और देश में व्याप्त है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के इस जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव रूपी कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सामाजिक क्रांति के उस आंदोलन को, जिसको कभी हमारे सामाजिक महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम जी आदि महापुरुषों ने उसको आगे बढ़ाया, सम्मान स्वाभिमान का बिगुल बजाया, सबको बराबर का दर्जा दिलाने का लगातार प्रयास किया, मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर प्रदान करने के लिए लंबा संघर्ष किया। और यही नहीं, आज के इस परिवेश में अभी भी आवश्यकता है इन महापुरुषों के उन कार्यों को जिससे हमें सम्मान स्वाभिमान का रास्ता प्रशस्त होता है। आज भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यवधान बन करके यथार्थवादी ताकतें उसमें अलंगेबाजी करती हैं, तो उसे भी हमें शांतिपूर्ण तरीके से निवारण करना है, समस्या का हल करना है और देश के समस्त बुद्धिजीवियों के साथ राय विमर्श चर्चा करके सम्मानजनक रास्ता निकालकर
आगे बढ़ने का प्रयास करना है, जिससे कि देश के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी कतार के बड़े नेताओं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का एक स्वप्न था कि हमारा भारत स्वतंत्र होगा, अपना संविधान होगा, एक कानून होगा, एक निशान होगा और हम सभी संप्रभु राष्ट्र भारत के नागरिक होंगे, जो समान रूप से सब मिल करके एक साथ चलकर, एक साथ मिलकर, एक होकर इस देश को सशक्त बनाएंगे और साथ ही साथ प्रगतिशील समाज बना करके देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम करेंगे। जो हमारे देश में पहले से एक व्यवस्था रही है कि हमारा देश विश्व धर्म गुरु कहलाता था। इसी देश से तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया था। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से गया था। मानो मानो एक समान की विचारधारा इसी भारत भूमि से गई थी और ये जो विश्व धर्म गुरु के रूप में भारत की पहचान थी वो आगे भी यथावत बनी रहे। आगे भी यथावत विश्व धर्म गुरु के रूप में भारत पूरे विश्व को का मार्गदर्शन करता रहे। इन अपेक्षाओं के साथ हम पुनः आप सभी देशवासियों को अपने अपने घरों पर दीपक जला करके अपने महापुरुषों की जयंती को धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। सही बात यही है कि जो हमारे महापुरुषों ने आज ये सुअवसर सम्मान और स्वाभिमान का दिया है, ये हमेशा जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह चमकता रहे और हमेशा सम्मान स्वाभिमान का रास्ता और भी प्रशस्त होता रहे, सशक्त होता रहे। इसलिए उसकी कामना के लिए हम सभी अपने घरों में अपने महापुरुषों के सम्मान में दीप जलाएं, जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।